रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ विराम। आप देखें कि आज स्थिति यह है कि एक आदमी खेती करता है, वह आदमी वकालत भी करता है, वह आदमी व्यवसाय भी करता है और वह संसद का सदस्य भी बन सकता है विराम। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है विराम। लेकिन दूसरी तरफ 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है और मजदूरी करके अपनी रोज की रोटी कमा पाते हैं विराम। यदि हम इन दोनों स्थितियों की तुलना करें तो क्या संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम इन गरीब लोगों को असहाय छोड़ दें जो कि इस देश के असली नागरिक हैं? अगर हम उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हमको निश्चित करना पड़ेगा कि जब तक हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक इस बात का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करेगा विराम। सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पहले पूरी की जाए, तभी एक व्यक्ति को एक से अधिक रोजगार करने की छूट दी जा सकती है विराम। उनको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए विराम, रहने के लिए मकान और शिक्षा की सुविधा मिल जाए विराम। यदि हम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर दें तो हम इस देश को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे विराम। तभी इस देश में समाजवादी समाज की रचना हो सकेगी विराम। तभी हमारे संविधान की मंशा पूरी हो सकेगी विराम। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजीवाद का प्रभाव है विराम। जिस आदमी के पास पैसा है, जिसके पास साधन है, उसको छूट है कि वह चाहे जितना पैसा कमाए, वह चाहे जितना पैसा खर्च करे, लेकिन जिनके पास श्रम है उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सुविधाएं नहीं मिलती है विराम। इसका कारण हमारी कुछ सामाजिक विषमताएं भी है विराम। आप चाहे शिक्षा का क्षेत्र लें या रोजगार का क्षेत्र लें, हर कहीं एक संपन्न वर्ग बन गया है जिनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाते हैं, अच्छा रोजगार पाते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर वे कब्जा कर लेते हैं, लाखों रुपए दान देकर डॉक्टरी या इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाना पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और साम्यवाद लाना चाहते हैं, जहां सारी संपत्ति केवल राष्ट्र की होती है। मेरा कहना है कि सभी तरह की संपत्ति रहे, लेकिन हमें व्यक्तिगत संपत्ति पर एक सीमा लगानी चाहिए, जिस प्रकार से आपने गांव के किसानों पर लगाई है विराम। एक निश्चित राशि से अधिक कोई आदमी संचय नहीं कर सकेगा तो वह संपत्ति दूसरे को मिलेगी विराम। महोदय,
हमारे वित्त मंत्री ने इस सदन में तथा दूसरे सदन में माना है कि आज जो हमारे आर्थिक स्रोत हैं, जो हमारी आमदनी है, उसका 60% केवल देश के 20% लोगों पर खर्च होता है। विराम। सभापति महोदय, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, अच्छा होता कि यह बजट असम विधानसभा में ही प्रस्तुत होता और वहाँ पर इसके संबंध में कार्यवाही होती। विराम। लेकिन हमसे वह हाल छिपा नहीं है जो कि एक लंबे अरसे से वहाँ पर चल रहा है। पिछले 8-10 महीने में प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इस बात का काफ़ी प्रयत्न किया कि असम में जो आंदोलन चल रहा है वह बातचीत के ज़रिए हल किया जा सके। विराम। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से भी बार बार यह कहा गया कि इस आंदोलन के अंदर पृथकता की भावना है, इस आंदोलन के अंदर सांप्रदायिकता का विष है और इस आंदोलन से हमारे देश की एकता को ज़बरदस्त खतरा है। विराम। इसलिए इसका कोई न कोई राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए। लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राजनीतिक हल क्या हो। जब इस बात पर विचार होता है तब राय एक नहीं होती, बल्कि मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ दल तो साफ तौर से आंदोलन का समर्थन करते हैं। कहाँ से धन आ रहा है, कौन धन दे रहा है, इसके संबंध में अनेक प्रकार के विवाद हैं, अनेक शंकाएं हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहती, लेकिन एक बात निश्चित है कि आज असम में जो आंदोलन चल रहा है उसका बातचीत के ज़रिए से हल निकाला जा सके तो उससे अच्छी बात कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। विराम। यह बात भी साफ जाहिर है कि वहाँ पर आंदोलनकारी जिन मांगों को लेकर चल रहे हैं, मैं समझती हूँ विरोधी पक्ष भी उन मांगों को पूर्णतया स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, और अगर उनको स्वीकार कर लिया जाए तो उसका असर देश के कई दूसरे हिस्सों पर भी अलग अलग तरीके से पड़ेगा। विराम। कहा यह जाता है कि पिछले 30 साल के कांग्रेस के शासन में यह खराबी वहाँ पर पैदा हुई, विदेशी लोग वहाँ पर पहुँचे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि 30 साल बाद जब जनता पार्टी का शासन आया तो क्या जनता पार्टी की सरकार ने इस आंदोलन के शुरू होने से पहले इस संबंध में विदेशी लोग वहाँ पर आकर ठहर गए हैं, क्या कोई कार्रवाई की? 2 साल तक जब तक कि जनता पार्टी का विघटन नहीं हुआ था, असम में कोई आंदोलन नहीं था, कभी भी कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। अब असम में आंदोलन शुरू हो गया तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनकी मांगें वाजिब है, उनकी मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए। 1977 में जो आम चुनाव हुए, उस चुनाव के समय तक कहीं यह बात नहीं उठाई गई। सभी लोग उस चुनाव की वोटिंग में शरीक हुए, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने और दूसरों ने कहा कि 1971 के बाद जो लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं उनके संबंध में जांच पड़ताल करके कार्यवाही की जाएगी। इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक प्रयत्न किए गए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने बातचीत का जो हाथ बढ़ाया
उसको आंदोलनकारियों ने गलत समझा। उन्होंने समझा कि अधिक जोर लगाकर चलो तो कुछ न कुछ और हमको लाभ होगा। ऐसी नौबत भी आ गई कि पहले अगर बातचीत का निमंत्रण दिया जाता था तो आने के लिए वे लोग तैयार हो जाते थे, लेकिन वे अब कह रहे हैं कि बातचीत करनी है तो असम में आकर करो, दिल्ली आकर हम बातचीत नहीं करना चाहते। इससे आभास मिलता है कि बातचीत और रियायत को वे सही स्पिरिट में न लेकर यह समझ गए कि ज़्यादा दबाव डालने से इस समस्या का हल ज़्यादा आसानी के साथ निकल आएगा। स्टॉप।